A frictionless wire AB is fixed on a sphere of radius r. A very small spherical ball slips on this wire. The time taken by this ball to slip from point A to B. इसमें सुनिए आप, इसके अंदर यहाँ पे एक स्फीयर है, ठीक है ना, और फ्रिक्शनलेस वायर है AB, ये एक वायर AB इज फिक्स्ड ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस r. स्फीयर का रेडियस r है. ए वेरी स्मॉल स्फेरिकल बॉल स्लिप्स ऑन दिस वायर. यार वो मन का होता है ना, माला का मन का नहीं होता क्या? अरे उसके अंदर वो जो होल करके, मतलब जैसे वो राम नाम नहीं जपते क्या, ठीक है ना, उसको मतलब वो 101 होते हैं, 108 होते हैं, वही 108 होते हैं. तो एक बात बताइए आप, यहाँ पे उसके अंदर छेद होता है और ये वायर है बिल्कुल स्मूथ है वायर, ठीक है ना, स्मूथ वायर है, कोई फ्रिक्शन नहीं लगाएगी. और ये जो मन का है इसके अंदर छेद करके यहाँ से छोड़ दिया. अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक आएगा ये, ठीक है ना. यहाँ पे अब ये छोटी सी बॉल है, इसके अंदर छेद किया हुआ है और ये बॉल यहाँ से लेके यहाँ तक आएगी जी. और ये जो स्फीयर है, स्फीयर एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है. होलो स्फीयर का रेडियस है r. होलो स्फीयर का रेडियस क्या है? r. अंदर ही अंदर ये वायर बांध रखी है, वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे बांध रखी है. ये वर्टिकल लाइन ऐसे बांध सकता है लेकिन ऐसे नहीं बांधी, ये लाइन ऐसे बांधी है, वायर ऐसे बांधी जी टेढ़ी. वर्टिकल के साथ कितने एंगल पे बांधी है वायर? थीटा एंगल पे. थीटा एंगल पे ये वायर बांध रखी है जी, ए बी वायर है. और ये छोटी सी बॉल है, यहाँ से लेके यहाँ तक स्लिप करके आएगी जी. अब आपको ये बताना है कि इस बॉल को यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टाइम कितना लगेगा. समझ आ गई बात आपको? इसमें ये बॉल ऐसे जब होती है ना तो वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से नीचे आती है. जब स्ट्रेट लाइन पाथ पे अंडर ग्रेविटी जाना हो ना, जब से ऐसे आना हो, चाहे ऐसे स्ट्रेट लाइन पाथ होना चाहिए, अंडर ग्रेविटी होना चाहिए. ये थीटा की वैल्यू मतलब चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन क्या रहेगा? कांस्टेंट, क्योंकि जी का एक कंपोनेंट आ जाएगा बस. और जी की वैल्यू कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, तो जी cos थीटा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी. यार इसका यहाँ से यहाँ तक आने का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी cos थीटा, क्योंकि जी तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है लेकिन रास्ता ऐसे टेढ़ा है तो एक्सेलरेशन का कंपोनेंट भी टेढ़ा कर दो, ठीक है ना. अगर इस वायर, ये वायर ऐसे है, अब जी नीचे की तरफ लग रहा है तो ये वाला एंगल थीटा है, तो जी का कंपोनेंट कितना आएगा यहाँ पे? जी cos थीटा. मतलब ये वाली जो बॉल है ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी बताइए आप? जी cos थीटा के एक्सेलरेशन. अगर यहाँ पे वायर ऐसी बांधते हैं, ऐसे वायर, और ये बॉल इस रास्ते से ऐसे नीचे आती तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे आती? जी से नीचे आती. अब कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगी? जी cos थीटा. ये बात तो समझ में आ गई. तो जी cos थीटा, जब जी की वैल्यू फिक्स, थीटा की वैल्यू फिक्स, तो जी cos थीटा की वैल्यू फिक्स होगी, कांस्टेंट होगी. जब जी cos थीटा ही कांस्टेंट है यहाँ पे, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आएगी, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकते हो आप इसमें. क्या लगा सकते हो आप इसमें? अलाउड है लगाना, क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना चाहिए तभी लग सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है. अच्छा अब सुनो, ये लेंथ देखो कितनी है. एक बात बताऊँ, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है. यहाँ पे ये कौन सी ट्रायंगल है? आपका भी सर हम कैसे मान लें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाली ट्रायंगल? क्योंकि एक रूल होता है, सुनो मैथ्स में सिखाया जाता है, छोटी क्लासेस में भी आता है. चाहे स्फीयर है ये, मतलब जैसे कि ना, सुनो रूल क्या होता है, रूल बता रहा हूँ क्या होता है. रूल ये होता है कि मतलब मान लो कि कोई स्फीयर है जैसे ये, ठीक है, ये स्फीयर है और ये इसका डायमीटर है जी, ये इसका डायमीटर है. तो इसके ऊपर कोई भी पॉइंट बना दो आप. तो यहाँ बना दो एक पॉइंट, यहाँ बना दिया आपने एक पॉइंट, यहाँ बना दिया, कहीं बना दो एक पॉइंट, और उस पॉइंट को इस डायमीटर, एक डायमीटर से के एंड से और यहाँ से ऐसे मिला दो. ये वाला एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री. पक्का 90 डिग्री बनता है एंगल, चाहे कुछ भी हो जाए. ये वाला एंगल कितना बनता है बताइए? 90 डिग्री. आप सर मैं ये पॉइंट नहीं लेता, मतलब मैं तो ये वाला पॉइंट लूँगा सर यहाँ पे, कोई बात नहीं. अब आप अगर इसके अंदर, अगर आप इस पॉइंट को, इसे डायमीटर होना चाहिए, ये डायमीटर है, डायमीटर के एक एंड को इस पॉइंट से मिला दो और दूसरे एंड से भी मिला दो. ये वाला एंगल कितना बनेगा यहाँ पे? ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा. ये भी अगेन राइट एंगल ट्रायंगल होगी. समझ गए होगे बात को? हेमिस्फीयर में या सेमी सर्कल में अगर ट्रायंगल बनी हुई है और उस ट्रायंगल की एक साइड खुद ये डायमीटर है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बनती है. चाहे हेमिस्फीयर हो चाहे सेमी सर्कल हो, उसके अंदर अगर एक ट्रायंगल बनी हुई है जिसमें एक वर्टेक्स तो सर्कमफ्रेंस को टच कर रहा है और एक साइड खुद डायमीटर है, तो वो पक्का एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी. तो यहाँ पर ऐसा ही है
इसके अंदर जो है ना ये तो डायमीटर हो गया और ये सेमी सर्कल का ये पॉइंट हो गया जैसे, तो इसको मिला दो तो ये वाला एंगल कितना हो गया यहाँ पे 90 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल के बारे में सोचिए, ये साइड 2r है तो ये साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए 2r cos थीटा। यार जब एक ट्रायंगल होती है ऐसे, यहाँ पे ये लेंथ l होता है, ये वाला ये लेंथ l है, ये वाला एंगल थीटा है, तो ये साइड कितनी हो जाती है l cos थीटा और ये वाली साइड कितनी हो जाती है l sin थीटा। अगर ये वाला एंगल थीटा होता, ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये वाला एंगल थीटा है और ये l है, तो ये कितनी हो जाएगी साइड l cos थीटा और ये वाली साइड कितनी हो जाएगी l sin थीटा। तो इन द सेम वे अगर ये 2r है तो ये साइड कितनी हो जाएगी यहाँ पे बताइए 2r cos थीटा। ये AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे AB लेंथ 2r cos थीटा के बराबर होगी या नहीं होगी बताइए यहाँ पे AB लेंथ किसके बराबर हो जाएगी यहाँ पे 2r cos थीटा। अब इसको इस बॉल को यहाँ से यहाँ तक आना है, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ पता लग गई, रास्ता पता लग गया, रास्ते की लेंथ कितनी है, इसकी इनिशियल स्पीड 0 है, हमें एक्सेलरेशन भी पता लग गया g cos थीटा है। अब सेकंड इक्वेशन लगा दो आप। अब सेकंड इक्वेशन लगाते हैं और इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आने वाला है, ठीक है ना। देखिए आप यहाँ पे a टू b, अब मैं a टू b लगा रहा हूँ, a टू b s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगने जा रहा है यहाँ पे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए यहाँ पे, ये वाली 2r cos थीटा मानते हो कि नहीं मानते, हाँ जी, ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ पे 2r cos थीटा, u की वैल्यू 0 हाफ, g की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे g cos थीटा इंटू में टाइम का स्क्वायर। आपको पता है cos थीटा से cos थीटा गया तो यहाँ पे आएगा ये 4, यानी थीटा मैटर नहीं कर रहा था, 4r बाई जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे √4r बाई जी। इतना टाइम लगेगा इसको बॉल को यहाँ से यहाँ तक आने में, √4r बाई जी। पहली बात तो आंसर ये आ गया इसका, 4 को बाहर ले लो 2 बन के आ जाएगा बाहर। लेकिन इसका ना मैं कह रहा था कि रिजल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। रिजल्ट क्या है आप सोचो, अब ये तो खैर क्वेश्चन समझ में आ गया, पहले तो इसमें कोई डाउट हो तो बोलो आप। यहाँ तक कितने स्टूडेंट्स को समझ में आ गया ये बता दो आप। ओके गुड, ठीक है। अब सुनो, मान लो इसका आंसर ये है √2r, ये आ गया आंसर। अगर मान लो ये बॉल यहाँ होती जी, अब रेड कलर की बॉल बना देते हैं, मान लो ये बॉल यहाँ होती और इसमें ऐसे छेद कर रखा होता और ये बॉल यहाँ से यहाँ तक आती, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता, ठीक है ना। तो सिंपल है यार, इस बॉल को वैसे रिलीज कर दो, जस्ट छोड़ दो, चाहे वायर के ऊपर से ऐसे होते हुए आ रही है, वायर तो फ्रिक्शनलेस है, कोई फ्रिक्शन तो लगा नहीं रही है वायर, तो ये जो मन का है ना इसको ऐसे छोड़ दो इस बॉल को, और चाहे इस वायर के साथ साथ आ रहा है, इससे कोई फर्क तो पड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप इसके ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम निकाल लो तो कितना टाइम लगेगा इसको, √2h बाई जी, h की वैल्यू कितनी यहाँ पे 2r बाय में जी, इतना टाइम लगेगा इसको। देखो सेम आ रहा है, सेम टाइम तो सेम आ रहा है यार। मतलब ये हुआ कि इसको यहाँ से लेके यहाँ तक जो टाइम लगेगा, इसको भी यहाँ से यहाँ तक उतना ही टाइम लगेगा, और थीटा तो इसके अंदर कहीं आया ही नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे ये रस्सी ऐसे होती है, वायर ऐसे होती है, और ये थीटा की वैल्यू कुछ भी होती है, थीटा 1 होती, चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में भी उतना ही टाइम लगेगा इसको, इतना ही। आ रही है बात समझ में आपको, यहाँ से लेके यहाँ तक जाना होता चाहिए, ये वायर ऐसे होती है और ये वाला एंगल चाहे और कुछ भी होता चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उतना ही टाइम लगेगा, √4r बाई जी के बराबर। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई शक किसी को इस बात में?